मॉर्निंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स के 8th वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, इससे पहले मैं कुल मिलाकर इस यूनिट के टॉपिक्स को समझाने के लिए 7 वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आज का वीडियो लेक्चर है 8वां वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं ऑब्वियसली बात है एक नया टॉपिक उठाने वाला हूं। लेकिन इस नए टॉपिक को समझने से पहले, इससे पहले के सारे टॉपिक्स को डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में आना जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मैं उन्हें क्या पढ़ाता आ रहा हूं। देखो, चैप्टर की शुरुआत से मैंने बहुत कुछ पढ़ाया। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट लॉज, जिनमें से एक लॉ जिसे कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक्चुअली में आया बाद में, लेकिन उसको रियलाइज करने में टाइम लग गया। मतलब कहने का मतलब ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आया और जीरोथ लॉ बाद में आया। लेकिन मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस, बोले तो कमियां, बोले तो गलतियां, बोलते तो मिस्टेक्स के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। अगर कुछ बचा है तो ये कि सर ठीक है, मान गए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। क्या आपके पास इस बात का सबूत है? आज का वीडियो लेक्चर एक ऐसे एग्जाम्पल पे मैंने बनाया है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने बनाया है जो हमारे सिलेबस का ही कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार, वाकई में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से 100% करेक्ट नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस में एक सीधी सादी लिमिटेशन जो हम सबको समझ आई थी, वो ये थी कि जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस को हीट का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन मैटर है, लेट अस से कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक गैस है। सुनना मेरी बात ध्यान से। चलिए मैं आपको बता दूं कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई क्या होता है हीट इंजन। ये बहुत ही प्यारा वीडियो लेक्चर है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। और आपको बता दूं कि हीट इंजन उन सबका फेवरेट टॉपिक होता है जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, खास करके जो लोग इस तरह के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाते हैं, या ऑटोमोबाइल की डिजाइनिंग या ऑटोमोबाइल के अंदर काम करने वाली जो मशीनरी है उसकी इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। कहने का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा मशीन वाला जो एक काम ताम जाम जाम होता है ना, वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंजीनियर्स के दिमाग में हमेशा एक रुचि बनी रहती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग दिमाग वाला है तो वो ये नहीं जानना चाहता है कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, वो ये जानना चाहता है कि गाड़ी के अंदर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। वो जानना चाहता है कि हीट इंजन क्या है, नहीं, वो जानना चाहता है हीट इंजन कैसे काम करता है। हम सबके पास एक क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, और कई बार हम लोग सिर्फ व्हाट जानकर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, इसलिए हमारा मन करता है कि हम व्हाट के बाद वाई जाने, और वाई के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ जाने। तो आज मैं आपको व्हाट, वाई एंड हाउ जरूर बताऊंगा, और जिस टॉपिक का बता रहा हूं वो टॉपिक हमारे थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेटेड है ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन मतलब समझते हो ना, एक कंटेनर है और कंटेनर पे इस तरह से पिस्टन लगा हुआ है, जैसे कुकर की सीटी होती है, ये पिस्टन है, और मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स है। अगर इसके अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स है, या मान लीजिए कोई लिक्विड ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इसे हीट का आदान प्रदान होता है, सो व्हेनेवर सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड, तो किसी भी सिस्टम को हीट देने पर उस सिस्टम के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी।
जब पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हम सब जानते हैं दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड जादू से, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड जादू से, बट इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी किसी भी एनर्जी को उसकी एक प्रकार से उसके दूसरे प्रकार में तब्दील करने का हमें तरीका आना चाहिए। तो यहां पे ऐसा ही हो रहा है, आपने सिस्टम को हीट किया, सिस्टम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया। अब क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया तो सिस्टम कहता है नहीं यार, मैं जैसा पहले था मुझे पहला जैसे रहना है। तो ऐसे में सिस्टम को दी गई हीट ना तो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बदलती है, रैदर एक और काम करती है। आपको क्या लगता है कि जब ये पार्टिकल्स लगातार रैंडम मोशन में आएंगे तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, पिस्टन को पुश करेंगे, ये पार्टिकल्स पिस्टन को पुश करेंगे और पिस्टन वापस से ऊपर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो पिस्टन के ऊपर किया गया काम सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा, या वो पिस्टन अगर किसी मशीन का हिस्सा है तो वो मशीन काम करेगी। अब ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने को मिलती है, लेकिन मैं इस वीडियो के आगे चलकर किसी हिस्से में एनिमेटेड रूप में आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसे इंजन काम कर रहा है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, फिलहाल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है कि हाउ डज एन इंजन वर्क। अब कौन से इंजन की बात हो रही है यहां पे, यहां बात हो रही है हीट इंजन की। अब सवाल आता है सर क्यों हो रही है, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट हीट इंजन। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हीट इंजन में हीट का बदलाव हो रहा है, यानी डीक्यू हो रहा है, और अगर डीक्यू हो रहा है तो दो बदलाव और होंगे एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी डीयू भी होगा और डीडब्ल्यू भी होगा। बट क्या वाकई में dq is equal to du plus dw 100% होगा? तो आंसर है नहीं, 100% dq is equal to du plus dw नहीं होगा। और इसी बात को साबित करने के लिए, इसी बात को पूरी तरह से आपके सामने रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट उठाया गया है। सो व्हाट इज अ हीट इंजन, हाउ डज अ हीट इंजन वर्क। हीट इंजन में एक इंजन है जो कि एक मशीन है, पेट्रोल इंजन में एक इंजन है जो कि एक मशीन है, और डीजल इंजन में भी इंजन एक मशीन है। इस मशीन में जो मशीन के पार्ट्स है, वो मशीन के पार्ट्स गाड़ी को चलाने में मदद करते हैं। अगर वो गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है तो पेट्रोल उस इंजन में काम करने वाला फ्यूल है। अगर वो गाड़ी स्टीम से चलने वाली है तो स्टीम उस इंजन में काम करने वाला फ्यूल है। और अगर वो गाड़ी डीजल से चलने वाली है तो डीजल उस इंजन में काम करने वाला फ्यूल है, जिसके बर्न होने से फ्यूल जलता है। आप जानते हो, बचपन से सुनते आ रहे हो दैट द बर्निंग ऑफ फ्यूल गिव राइज टू एनर्जी, बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ डज अ फ्यूल बर्न। क्या आप अपनी गाड़ी में माचिस की तिली लेके जाते हो कि ये पेट्रोल तुझ में आग लग जाएगी तो इंजन गर्म हो जाएगा और गाड़ी चल जाएगी? यानी आप अपनी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल तो डाल देते हो, लेकिन क्या पेट्रोल सिर्फ डल जाने से गाड़ी चल जाती है? नहीं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कार को या बाइक को या किसी भी गाड़ी को चाबी से ऑन करते हैं, तो चाबी से जब हम ऑन करते हैं तो जहां पे हम की लगाते हैं वहां लिखा होता है इग्निशन। मतलब जानते हो कि आपके चाबी घुमाते ही कुछ ऐसा होगा कि वो जो फ्यूल उस इंजन में मौजूद है, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें पेट्रोल मौजूद है, अगर डीजल इंजन है तो उसमें डीजल मौजूद है, उसे एक इग्निशन मिलेगा, यानी उसे एक हीट एनर्जी मिलेगी। यानी प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो महज पेट्रोल डाल देने से गाड़ी नहीं चलती, या सिर्फ गाड़ी खरीद लेने से गाड़ी नहीं चलती, या किसी गाड़ी के इंजन में डीजल पहुंचा देने से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी का होना, उसके पास इंजन का होना, इंजन में फ्यूल का होना, और फ्यूल को काम करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ चाबी लगाने से भी गाड़ी नहीं चलती, चाबी लगाकर, चाबी घुमाकर, इग्निशन। अब आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, खास करके बॉयज, गर्ल्स को भी मशीन्स में रुचि होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गर्ल्स को रुचि नहीं होती है, लेकिन बॉयज शायद इस शब्द को कई बार सुन चुके हैं। अगर गर्ल्स ने नहीं सुना है तो आपने जरूर कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके बारे में भी जानकारी बटोर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। इनफैक्ट बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो आई फील दैट दे शुड हैव द नॉलेज एंड द कॉन्सेप्ट शुड आल्सो बी इक्वल। तो बॉयज शायद जल्दी पहचान ले, गर्ल्स आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज बटोरने की जरूरत पड़ सकती है। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग क्या होता है?
अगर आपको नहीं पता तो स्पार्क प्लग बाइक में लगा होता है और गाड़ियों में भी लगा होता है। वो स्पार्क प्लग अगर आप निकाल देंगे, इंजन में लगता है स्पार्क प्लग, इंजन के अंदर स्पार्क लगता है। स्पार्क प्लग बेसिकली उसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्लग जो स्पार्क पैदा करेगा, एंड दैट स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, जो आपकी गाड़ी में भी लगी होती है और इंजन में भी लगी होती है। और गाड़ी की बैटरी या कार की बैटरी या बाइक की बैटरी से स्पार्क में करंट तब आता है जब आप चाबी घुमाते हो, और चाबी घुमाना मतलब सर्किट क्लोज करना, सर्किट क्लोज करना। चाबी ऑन मींस सर्किट क्लोज, चाबी ऑफ मींस सर्किट ओपन। सीक्वेंस समझ रहे हो ना? मैं आपको सिर्फ अभी हीट इंजन पे लेके नहीं गया हूं, और ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना बच्चों, ये सारी बातें फिजिक्स में नहीं लिखी है। मैं फिजिक्स वाली बातों पे भी जा रहा हूं, लेकिन उन बातों पे जाने से पहले उन बातों से जो मतलब निकलता है वो मतलब सिखा रहा हूं। तो सर आपने ये बता दिया कि गाड़ी के इंजन से काम निकलवाने के लिए उसमें फ्यूल डालना जरूरी है। अब फ्यूल डालने के बाद फ्यूल का जलना जरूरी है। अब फ्यूल को जलाने के लिए फ्यूल को दी जाती है हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को फ्यूल तक पहुंचाने के लिए हमारी गाड़ी के इंजन में, चाहे वो कार का इंजन हो चाहे वो बाइक का इंजन हो, उसमें मौजूद होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्पार्क पैदा करती है। उस स्पार्क पैदा करती है जो फ्यूल होता है वो जलना शुरू हो जाता है, और जब फ्यूल जलना शुरू हो जाता है तो फ्यूल से पैदा होने वाली हीट एनर्जी, फ्यूल से पैदा होने वाली हीट एनर्जी गाड़ी में जो मशीन होती है, पिस्टन, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, पिस्टन मूव करते हैं। टाइटैनिक पिक्चर तो सबने देखी है। टाइटैनिक पिक्चर में एक सीन आपको याद होगा जब आपका पूरा का पूरा शिप ऑलमोस्ट पत्थर से टकरा चुका होता है और उसे रोकने की नौबत आती है, तो आपने देखा होगा पिस्टन घूमते हैं इस तरह से, बड़े बड़े पिस्टन घूमते हैं। टीवी में भी ऐड आती है यार, सबने देखा है। गाड़ी के इंजन की करे पूर्ण सुरक्षा, अपनी गाड़ी में डाले आज पूरा अच्छा खासा ऑयल, मतलब कैस्ट्रॉल सुरक्षा। आपने देखा होगा टीवी में इंजन के ऑयल की ऐड आती है। आपके गाड़ी के 4 स्ट्रोक इंजन, ये 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक क्यों कहा जाता है? 4 स्ट्रोक का मतलब उसमें 4 मैकेनिकल लीवर होते हैं जो कि गाड़ी के अंदर मशीन को काम कराने में मदद करते हैं। खैर, मैं कौन सा भी इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये बातें बताने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट रहता है इन बातों के प्रति। कमिंग बैक टू जो मैं समझा रहा था कि ठीक है सर समझ गए, ठीक है सर समझ गए। गाड़ी है, गाड़ी में इंजन है, इंजन में फ्यूल है, फ्यूल को आग लगाएंगे। जो फ्यूल को आग लगाएंगे मतलब फ्यूल को जलाएंगे, आई मीन टू से फ्यूल को इग्नाइट करेंगे, आई मीन टू से फ्यूल को हीट एनर्जी देंगे, आई मीन टू से कि फ्यूल में डीक्यू का बदलाव करेंगे, और वो फ्यूल उस मशीन में मशीन को काम कराएगा। यानी डीक्यू से 2 बदलाव और होंगे, डीयू प्लस डीडब्ल्यू। अब मेरा क्वेश्चन, जब कोई गाड़ी या कोई कार के अंदर पेट्रोल या डीजल या स्टीम, ये कुछ भी उस मशीन को काम कराने के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या कोई वेस्टेज नहीं होती? तो क्या धुआं नहीं निकलता? निकलता है। इसका मतलब कि अगर आप कुछ हीट एनर्जी प्रदान कर रहे हो, मतलब प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि कुछ हीट एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। यानी इफ Q1 is the amount of heat energy given, then definitely Q2 is also some amount of heat which is being lost to the surrounding। अब मत भूलो कि आपके पास जो घर में गाड़ी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा ट्रक क्यों ना हो, धुआं तो सब में निकलता है। तो धुआं जो निकल रहा है उस हिस्से को हम सिंक कहते हैं, SINK, सिंक। और जो इंजन काम कर रहा है या जो इंजन में पेट्रोल हमने डाला है उसे हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। सो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस है, डीजल इंजन में डीजल वर्किंग सब्सटेंस है, और स्टीम इंजन में उसे काम कराने के लिए स्टीम एक वर्किंग सब्सटेंस है। तो ऑब्वियसली बात है सीएनजी वाली गाड़ी के इंजन में सीएनजी वर्किंग सब्सटेंस है, लेकिन उस वर्किंग सब्सटेंस को भी, सिर्फ उस वर्किंग सब्सटेंस को भी काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो उसका एक सोर्स होता है। एक बच्चा कहता है सर ठीक है, लेकिन इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे गलत साबित होता है? वेरी सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कहा था dq = du + dw। उसने कहा था कि हीट एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी का लॉस अवश्य होगा, क्योंकि एक सोर्स होता है जहां से हीट आती है,
एक सिंक होता है जहां हीट जाती है, और एक बीच में वर्किंग सब्सटेंस होता है जहां हीट काम में आती है। अब इस चीज का एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, एक फ्लो डायग्राम बनाया जाता है। मैं कोई इंजन तो अपने सामने लेके नहीं बैठा हूं, हालांकि मैं वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आपको कुछ एनिमेटेड हिस्सा जरूर दिखाऊंगा जो कि मेरे द्वारा नहीं बनाया हुआ है, मैंने भी कहीं से लिया है और अपने इस वीडियो में शामिल किया ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने में मैं कामयाब हो सकूं। मेरी हमेशा से यही रहती है प्रायोरिटी कि कॉन्सेप्ट्स की हो जाए पक्की क्लैरिटी। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चों को समझ आना चाहिए। सो कमिंग बैक टू जो मैं बता रहा था कि एक हीट इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक हीट इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन को अगर समझाया जाए तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं सोर्स। सोर्स से हीट जाती है और किसके पास जाती है? वर्किंग सब्सटेंस के पास जाती है। वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली इंजन में मौजूद होता है और वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूल ही होता है। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस है, अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में डीजल वर्किंग सब्सटेंस है, अगर स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन में स्टीम वर्किंग सब्सटेंस है। और उसके बाद एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं सिंक। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, अब सुनना मेरी बात, पहले इन बातों का मतलब भी समझ आना चाहिए। दीज आर द 3 मेजर parts of a heat engine. These are the major parts of a heat engine. यानी किसी भी हीट इंजन के 3 मुख्य पार्ट, किसी भी हीट इंजन के 3 मुख्य पार्ट मैंने आपके सामने रखे। सोर्स वो हिस्सा होता है, सोर्स वो हिस्सा होता है जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है। एक बच्चा बोला क्यों मास्टर? क्योंकि सोर्स हीट यानी Q1 को गेन करता है, Q1 को गेन करता है, Q1 को गेन करता है, या कह लीजिए या इंजन तक हीट पहुंचाता है, या इंजन तक हीट पहुंचाता है। तो इसके पास इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसके पास जो हीट गई वो गई Q1। सो Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब। लेट Q1 बी द हीट एब्जॉर्ब। लेट Q1 बी द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, सोर्स के द्वारा बाय द वर्किंग सब्सटेंस। यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी और गाड़ी को चलाना शुरू किया, अगर स्टीम इंजन है तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी और गाड़ी को, मशीन को घुमाना शुरू किया, अगर डीजल इंजन है तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी। देखो इंजन वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनमें फ्यूल मशीन के अंदर जलता है और मशीन अंदर से गर्म होती है, एक वो जिनमें फ्यूल मशीन के बाहर जलता है और फिर मशीन काम करती है। जो बाहर जलने वाला फ्यूल है वो आपने बचपन में देखा हो, कोयले वाला इंजन, स्टीम इंजन जिसे कहते हैं। लेकिन हमारी गाड़ियों का पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सब इंटरनल है, गाड़ी के अंदर फिट होता है, अंदर ही अंदर फ्यूल गर्म होता है, अंदर ही अंदर इंजन गर्म होता है, तो अंदर ही अंदर मशीन काम करती है। तो इसलिए जो इंजन है ना, उनमें जो फ्यूल का जलने का प्रोसेस है उसे इंग्लिश में कहते हैं द कंबशन ऑफ फ्यूल। And that combustion of fuel can take place in 2 ways. Either it can take place outside the machinery or it can take place inside the machinery. If it takes place inside the machinery, then it is called as internal combustion. And if it takes place outside the machinery, then it is called as external combustion. So how many types of heat engine are there? There are 2 types of heat engine. The type 1 where the internal combustion takes place, and the type 2 where the external combustion takes place. Sir, example of internal combustion: petrol engine, diesel engine. Sir, example of external combustion: steam engine. बातें समझ आनी चाहिए प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। Let Q1 be the heat absorbed from the source by the working substance such that Q1 को absorb करके
Q1 को एब्जॉर्ब करके मशीन ने कुछ काम किया, मशीन ने कुछ काम DW किया एंड मशीन ने कुछ हीट को लॉस भी किया टू द सिंक। तो सिंक का टेम्परेचर T2, ऑब्वियस सी बात है कि T1 इज गोइंग टू बी हाई क्योंकि यहां से हीट आ रही है, T1 के बाद T2 इज गोइंग टू बी लो, क्या यहां हीट जा रही है, तो यहां पे हम लिखते हैं हीट आती है, यहां हम लिखेंगे हीट जाती है, यानी यहां पे हम लिखेंगे गेन होता है, यहां लिखेंगे काम होता है और यहां पे हम लॉस लिखेंगे, यानी यहां पे हुआ गेन, यहां हुआ काम, यहां हुआ लॉस। बोलो जी गुड आउट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। अब यहां पे dq क्या है? यहां साफ पता चल रहा है कि q1 हीट वो है जो आई है, Q2 वो हीट है जो गई है, सो देयरफॉर dq इज q1 माइनस q2, dq इज q1 माइनस q2 इज इक्वल टू du इज गोइंग टू बी 0 एंड dw। सर व्हाई du इज गोइंग टू बी 0? ऐसा कैसे? एक बात बताओ, गाड़ी चलने से पहले ठंडी होती, गाड़ी चलने के बाद भी तो ठंडी होती, तो गाड़ी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर यानी उसकी इंटरनल एनर्जी पहले जैसे होती, सारा काम हो जाने के बाद वापस से वैसी होती, यानी पूरा का पूरा काम हो जाने के बाद एक गाड़ी का इंजन अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट आता है। Q1 आता है, Q1 जाता है, Q1 काम आता है, Q1 चला जाता है, इंजन जैसा कहता है वैसा ही वो रहता है। मतलब ये कि उसकी एनर्जी में अगर कोई गेन होता भी है तो यार वो गेन काम में खर्च हो गया ना, इसका मतलब जहां था वो वापस वहीं पहुंच गया, उसकी इनिशियल स्टेट से उसकी फाइनल स्टेट में जाने में उसका कुछ खर्चा हुआ तो वापस वहीं आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो हम यहां पे ये बोलते हैं कि हीट इंजन में जो प्रोसेस है ना वो साइक्लिक प्रोसेस है। और आप अभी ये मत कहना कि आपको नहीं पता कि व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अरे इसी वीडियो लेक्चर से पहले वाले वीडियो लेक्चर में जहां मैंने लिमिटेशंस पढ़ाई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वहां मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया था। अब समझ आया कि वो बात मुझे वहां पे क्यों बतानी पड़ी और क्यों वो शब्द आज यहां काम आ रहे हैं। तो हीट इंजन में Q1 आती हुई हीट है, हीट इंजन में Q2 जाती हुई हीट है। ऑब्वियस सी बात है कि आती हुई हीट जाती हुई हीट से ज्यादा होगी। आप ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करोगे क्या जो चलती कम है और धुआं ज्यादा निकालती है? आपको मैंने कहा बेटा ये कार है, इसमें 100 रुपए का पेट्रोल डला लेना, और आपने गाड़ी को 1 ही किलोमीटर चलाया, 99 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। तो विल you ever use such a गाड़ी with such a वाहियात पेट्रोल इंजन that consumes 99 रुपीस का पेट्रोल इन धुआं and gives you only 1 रुपए का काम, और you want कि भाई 100 रुपए में से कम 70 रुपए का गाड़ी चल जाए, 30 रुपए का धुआं निकाल लेना। अब आपको समझ आया कि क्यों मार्केट में जब गाड़ी बेची जाती है तो अक्सर कार बाइक बेचने वाले इस बात का खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि द एवरेज ऑफ अ कार इज वेरी गुड। याद करिए टीवी में आजकल सुजुकी एक्सेस की बड़ी अच्छी ऐड आती है, ये कम पीता है, ये खूब चलता है स्कूटर, मतलब कि उसकी कंजम्पशन कम है लेकिन उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। मतलब कि यहां पे कि उसका DW अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हीट इंजन हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हीट इंजन में या पेट्रोल इंजन में पेट्रोल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वहां वो टीवी में ऐड कर रहे हैं सुजुकी एक्सेस वाले, टीवीएस के आपने देखा होगा, सॉरी सुजुकी एक्सेस वाले जो स्कूटी होती है उसकी जब ऐड कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये कम पीता है, ये ज्यादा चलता है, ज्यादा माइलेज वाला। तो ऐसे ज्यादा माइलेज का मतलब क्या है? द माइलेज सिंपली मींस एफिशिएंसी ऑफ दैट हीट इंजन। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंसी कितनी है? भाई सिंपल बात है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रुपए का पेट्रोल दिया, आप 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल काम आ गया, तो कितनी एफिशिएंसी आपकी? 50% एफिशिएंसी। यस और नो? तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा।
आपने क्या काम किया डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया गया था। भाई 50% काम किया, मुझे 100 रुपए दिए गए थे, 100 रुपए का पेट्रोल डाला, 50 रुपए का पेट्रोल काम आया, तो आपकी 50% एफिशिएंसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल आता है, सर जो मैंने ये बात बताई है ये यहां पे कैसे फिट बैठती है, ये यहां पे कैसे फिट बैठती है। ये बात यहां पे ऐसे फिट बैठती है कि जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, वो वर्किंग सब्सटेंस जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस हीट एब्जॉर्ब में से कुछ हिस्सा हीट लॉस भी करता है, और क्योंकि एब्जॉर्ब किया गया हिस्सा लॉस किए गए हिस्से से तो ज्यादा ही है, अबे तभी तो इंजन अच्छा है, वरना तो बेकार इंजन हो जाएगा। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसी को कहा गया dq का बदलाव। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस dq शुड बी इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन क्या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया? नहीं, सिस्टम ठंडा था, सिस्टम गर्म हुआ और वापस ठंडा हो गया। गाड़ी तो चलने के बाद वापस से ठंडी हो जाती है ना, इसका मतलब कि वो नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाकर हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आती है। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी का तो ऐसा कोई बदलाव है ही नहीं है, वो अपने आप को वैसे भी अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर आ रही है, और क्योंकि वो अपने आप को अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर आ रही है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि du की वैल्यू 0 आ रही है। तो क्या हम ये मान लें कि जो भी हीट का बदलाव हो रहा है वो हीट का बदलाव उतना ही हो रहा है जो वर्क डन हो रहा है, लेकिन क्या वो बदलाव भी 100% हो रहा है? नहीं। क्या Q2 इक्वल टू 0 है? Q2 मतलब गवाई हुई हीट? नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, यहां तो du 0 ही हो गया, इसका मतलब dq इज इक्वल टू dw है, और वो भी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि dq q1 माइनस q2 है। तो मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको यहां बातें बताई ये सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन था, इसे एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया तो चलिए मैं इस डब्बे को मिटा देता हूं, और एक्सप्लेनेशन को नहीं मिटाता तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर हीट इंजन, फॉर हीट इंजन अगर हमें कैलकुलेट करनी हो थर्मल एफिशिएंसी, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, तो थर्मल एफिशिएंसी मतलब जो काम हुआ डिवाइड बाय जो हीट एब्जॉर्ब की गई, जो हीट एब्जॉर्ब की गई। तो भाई अगर एब्जॉर्ब की गई हीट पे ज्यादा काम हुआ तो ज्यादा एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का सिंबल होता है नीटा, इज इक्वल टू जो काम हुआ, तो जो काम हुआ वो क्या? dw, और जो हीट एब्जॉर्ब की गई वो क्या? q1। तो जो काम हुआ dw दैट इज इक्वल टू dq। सो व्हाट इज dq? q1 माइनस q2 डिवाइड बाय q1, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो q1 डिवाइड बाय q1 माइनस q2 बाय q1, यानी मैं साफ साफ लिख सकता हूं, मैं साफ साफ लिख सकता हूं प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस q2 बाय q1। इसका मतलब जानते हो कि क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्योंकि q2 कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा, सो देयरफॉर नीटा will never be equal to 1, नीटा will never be equal to 1 but always less than 1, यानी नीटा 1 के बराबर नहीं होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, which means कि तुम लाख कोशिश कर लो तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा। एक बच्चा कहता है मतलब क्या है इस बात का? भाई बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर आपने किसी इंजन को 100 जूल्स की हीट एनर्जी दी, भाई Q1 की जगह जूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलोरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट एनर्जी की यूनिट है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 जूल्स की आपने एनर्जी दी फॉर एग्जांपल, उसमें से लेट अस से 30 जूल्स का धुआं निकल गया, बोलो कितना काम आया? 70 जूल्स। तो 70 जूल्स न्यूमरेटर में आ गया, 70 जूल्स न्यूमरेटर में आ गया, और 100 जूल्स कहां आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। तो एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 70%, यानी 70% ही इंजन काम किया। 1 कब आती? जब 100 जूल्स की आप हीट एनर्जी देते और 100 जूल्स का ही वर्क हो जाता, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाता, एफिशिएंसी 1 आ जाती। क्या ऐसा होगा वाकई में, रियलिटी में? नहीं होगा। दिस मींस कि चाहकर भी dq पूरी तरह से dw में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, और इसी लॉस की बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं करी थी। तो ये हीट इंजन के कॉन्सेप्ट की मदद से
अगर दुनिया के सामने किसी ने एक कॉन्सेप्ट रखा तो वो कोई और नहीं था बल्कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो मतलब की स्टेटमेंट निकलती है। मैं दोनों स्टेटमेंट का जिक्र यहां नहीं करूंगा क्योंकि मौका सही नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट का मौका बिल्कुल सही है। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो एक बात तो कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, परफेक्टली 100% एफिशिएंसी वाला हीट इंजन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। और अगर आपने हीट इंजन बना भी लिया तो उस हीट इंजन में महज पेट्रोल, डीजल या स्टीम डालने से इंजन काम नहीं करता। उसे काम करवाने के लिए आपको बाहर की किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यह बात सेकंड लॉ ने कही है। मतलब ऐसा कोई लॉ बहुत अलग से नहीं है, स्टेटमेंट वाले लॉ है। जब मैं वहां पहुंचूंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह समझा दिया कि एक हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बंद नहीं होगी। सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन at least you have understood that first law of thermodynamics is not perfectly correct। क्योंकि हीट इंजन कहता है भाई साहब मेरे बारे में बात हुई है, मैं अपने आप में एक बात का सबूत हूं कि हीट Q1 लेता हूं और धुएं में Q2 देता हूं, मतलब जो Q1 आपसे लेता हूं वो पूरी तरह काम में नहीं लाता हूं। मतलब dQ is not perfectly equal to du plus dW, मतलब energy is being converted to one form to other form but not getting 100% utilized, getting some wastage also। ये वेस्टेज का जिक्र फर्स्ट लॉ ने नहीं किया था, और क्योंकि इस वेस्टेज का जिक्र फर्स्ट लॉ ने नहीं किया था इसलिए आज का पढ़ाया हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन जिसके ऊपर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे आता है? पहला, डिस्क्राइब इन डिटेल कॉमा द कंस्ट्रक्शन द कॉमा वर्किंग एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो आप पहले डायग्राम बनाते हो फ्लो चार्ट वाला जो मैंने बोर्ड में बनाया, फिर आप इसकी थ्योरी लिखते हो। थ्योरी कैसे? सुन लो। थ्योरी में आप बोलते हो दैट हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। The very first part that is called as source, which is at a higher temperature, and the other part which is called as the working substance, and the third part which is called as sink, which is at a lower temperature. The source is meant for obtaining the heat or transmitting the heat to the working substance present in the engine, and the heat which is utilized by the engine is responsible for doing some amount of mechanical work. So as per first law of thermodynamics, dQ gives you some dW because the system returns to its original condition, that is why the internal energy is 0, but at the same time some amount of Qt is also lost, which means that the first law of thermodynamics is violated, is not completely fulfilled। खैर ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, आप बुक्स में या नोट्स में जब रीड करेंगे ना तो मुझसे 2-4 बातें एक्स्ट्रा ही पता चलेंगी। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हीट इंजन का एक अपने आप में पूरा का पूरा परफेक्ट लेक्चर था जो मैंने हीट इंजन को ही समझाने में डेडिकेट किया। लेकिन मत भूलो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था शुरुआत में कि कहीं ना कहीं हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक आधा एनिमेटेड हिस्सा तो जरूर बनता है। तो चलो एक मैंने एक एनिमेटेड क्लिपिंग उठाई है, मैं आपको वो एनिमेटेड क्लिपिंग दिखाता हूं, उसे देखो। उसे देखकर आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लगेगा कि एक हीट इंजन कैसे काम कर रहा है। प्लीज पे अटेंशन एंड हैव अ लुक। हमारी डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग मशीन का बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये फैन है, आपको यहाँ पे साफ साफ ये फैन घूमता हुआ दिख रहा है, और अगर मैं परफ्यूम से निकलने वाली जो गैस है उसमें अगर आग लगाऊं तो उसके द्वारा ये रिलीज किए जाने वाली हीट एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एक प्रकार की हीट एनर्जी दूसरे काम में लाने के लिए हमारे सामने एक मशीन का होना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस समय गाड़ी का एक इंजन नजर आ रहा है, और गाड़ी के इंजन में काम करने के लिए पूरी मशीनरी होती है। देखिए इस तरह से ये पूरी की पूरी मशीनरी में पिस्टन, ये जो आपका पूरा का पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं, ये एक पिस्टन का तरीका है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो मैं एनिमेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मशीन के अंदर का यानी गाड़ी के अंदर का हिस्सा है जो कि बेसिकली मूव कर रहा है। अब यहां पे ये आप देखेंगे ये स्पार्क क्रिएट हो गया, ये पिस्टन ऊपर गया और ये पिस्टन नीचे आया, ये पिस्टन ऊपर गया और ये पिस्टन नीचे आया। तो बेसिकली इग्निशन जो हो रहा है
वो इग्निशन जो हो रहा है बेसिकली स्पार्क प्लग के थ्रू हो रहा है। सो दैट इग्निशन टेक्स प्लेस बाय स्पार्क प्लग, और वही स्पार्क प्लग जिम्मेदार है इस मशीन को फर्दर काम कराने के लिए। ये मशीन के अंदर का सिलेंडर वाला हिस्सा है जो कि पिस्टन के साथ काम करता है और गाड़ी के अंदर एक इंपॉर्टेंट, या चाहे वो कार का इंजन हो, देखो इस तरह से रोटेट कर रहा है, और उसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड होती है जो कि उसे मूव कराने में मदद करती है। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको एक अगली चीज में दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा इंजन जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है ये काम कर रहा है। ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से पिस्टन की मूवमेंट हो रही है गाड़ी के अंदर। दिस इज हाउ द पिस्टन मूव्स। और पिस्टन को ऊपर नीचे काम कराने के लिए जो DW है वो ऑब्वियस सी बात है DQ से आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि टोटल 4 सिलेंडर है। तो ये 4 सिलेंडर जो यहां मौजूद हैं ये बेसिकली वर्क कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। दैट इज वाई इसे कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। और ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपको 4 पिस्टन नजर आ रहे हैं। ये 4 पिस्टन हैं जो कि 4 स्ट्रोक इंजन बनाते हैं, और इस तरह से गाड़ी के अंदर इनकी पूरी फंक्शनिंग होती है। बाकी मशीन के पार्ट्स होते हैं जो कि उनको काम करने में मदद करते हैं। खैर, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। सो आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों की मैंने आपको जो छोटा छोटा हिस्सा दिखाने की कोशिश करी, जहां आपको मेरी आवाज कमेंट्री के रूप में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मैं क्लिपिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा था और पीछे से बोल रहा था, ताकि आपको चीजों का अगर पूरा नहीं तो अधूरा ही सही आइडिया तो लगा कि कैसे काम करता है हीट इंजन। अरे कौन सा इंजीनियरिंग की क्लास चल रही थी जो मैं पूरा इंजन खोल के दिखाता, लेकिन मैंने इंजन के अंदर वो काम के बारे में आपको जरूर बता दिया जो कि 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना जरूरी था। बहुत जल्द अब इसी हीट इंजन के बाद हमारा अगला एक और डिवाइस, या कह सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, और वो भी यही साबित करेगा कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें कमी है। हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिसे हम हीट पंप भी कहते हैं। आज हमने जाना कि इंजन कैसे काम करता है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो दिल थाम के बैठिएगा, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसे एक बार किताब से खोलकर, कंटेंट को पढ़कर वेरीफाई जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों।